ग्वालियर के करीब एक मुरैना रोड है। सुबह सुबह कुछ शख्स की नज़र पड़ती है, एक महिला की लाश सड़क किनारे पड़ी थी। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, छानबीन करती है। छानबीन के दौरान महिला के पास से ही एक मोबाइल भी मिलता है। अब पुलिस उस मोबाइल के ज़रिए उसके अंदर झांकती है और उस महिला के बारे में जानकारी हासिल करती है, तो पता चलता है कि इस महिला का नाम आरती है। करीब 10-12 साल पहले इसका तलाक हो चुका था, अब किसी और के साथ लिव इन में रह रही थी और पेशे से एक कॉल गर्ल थी। अब पुलिस ने उसके मोबाइल को खंगाला, उसके सारे कॉल डिटेल खंगाले, तो पता चला कि 20 अक्टूबर को उसके मोबाइल पर एक भदौरिया नाम के शख्स का कॉल था, बातचीत हुई थी। एक नीरज परमार नाम का भी था, उससे बातचीत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की, फिर लोकेशन देखा तो पता चला कि इस आरती का भी लोकेशन और इन लोगों का लोकेशन एक जगह है। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को उठाया, उनसे सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से जब पूछताछ की तो एक कहानी सामने आई। कहानी 18 साल पुरानी थी। 18 साल पहले बेटू भदौरिया, ये एक नौजवान है जिसकी शादी हुई थी ममता नाम की एक लड़की से। 18 साल बीत गए पर दोनों को कोई संतान नहीं हुआ, कोई बच्चे नहीं हुए। बेटू भदौरिया के जो भाई और पिता, इनमें से कई लोग पुलिस में भी थे मध्य प्रदेश में। तो बच्चा हुआ नहीं। 18 साल में इन लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर, नीम, हकीम सबको दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी दौरान में बेटू भदौरिया की एक बहन जिसका नाम मीरा है, उसका एक दोस्त नीरज परमार। मीरा ने नीरज से ये बात की कि उसके भाई और भाभी बड़े परेशान हैं, उनकी कोई औलाद नहीं हो रही है। तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया, नीम हकीम सारे दिखा लिया, सारी दवाएं करा ली, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर कहते हैं कि नीरज परमार ने मीरा से कहा कि बड़ा आसान तरीका है। एक मुरैना में एक तांत्रिक बाबा हैं और उन्होंने बहुत सारे बे औलादों को औलाद दिया है और उनके पास कुछ शक्ति है जिसके ज़रिए संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। मीरा ने अपने भाई बेटू भदौरिया को बताया, भाभी को बताया। इसके बाद ये लोग, गिरवर है एक जगह वहाँ पे, बल्कि गिरवर यादव नाम है इस तांत्रिक का, मुरैना के पास। तो ये लोग गिरवर यादव नाम के इस तांत्रिक से मुलाकात करते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तांत्रिक उनकी बातें सुनता है और उसके बाद उनके सामने वो संतान पैदा करने के लिए एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग किसी इंसान की बलि दोगे तो तुम्हें बच्चा होगा। मतलब एक इंसान को पाने के लिए दूसरे इंसान को मारना ज़रूरी है और ख़ासतौर पर दुर्गाष्टमी के दिन अगर तुम बलि देते हो तो तुम्हें ज़रूर औलाद होगी। ये तांत्रिक गिरवर यादव उसे बताता है और कहता है कि गारंटी होगी बलि देने के बाद। ये बात बेटू भदौरिया के जहन में उतर जाती है। उसे लगता है कि बलि देने से अगर मैं बाप बन सकता हूँ तो क्या करूँ। अब इसके बाद वो सोचना शुरू करता है। इस दौरान में उसने एक फिल्म देखी, मर्डर 2 में, आपको याद होगा, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस और शायद इमरान हाशमी। उसमें जो विलन है वो कॉलगर्ल को अपने घर बुलाता है और उनका कत्ल करता है और मार देता है। तो उसे लगा कि इस फिल्म से ही आइडिया आया कि अगर मैं किसी कॉलगर्ल को बुलाता हूँ और उसका कत्ल करता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और दूसरा कि वो आसानी से आ भी जाएंगी जहाँ बुलाएंगे। इसी के बाद उसने, नीरज परमार ने, इन सब ने मिलकर तय किया, उसकी बहन ने तय किया, उसकी पत्नी ने तय किया कि ठीक है, अगर बलि लेनी है तो चलो किसी महिला की लेते हैं और वो भी एक कॉलगर्ल की, ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद इन्होंने पता करना शुरू किया। इन्हें पता चला कि आरती नाम की एक महिला है, उम्र करीब 40 साल, और उसका इन्होंने नंबर लिया। फिर उससे बात की और करीब 10,000 रुपये उसे दिए। फिर बताई हुई जगह पे आरती को बुलाया। आरती को बुलाने के बाद रात उसके साथ रहे और फिर मौका मिलते ही आरती का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। अब इस दौरान में यह हुआ कि तांत्रिक ने उन्हें एक चीज़ कही थी कि जब तुम बलि लोगे इंसान की, तो बलि लेते वक्त वो हाईटेक बाबा थे, उन्होंने कहा मैं वीडियो कॉल पे मंत्र पढ़ता रहूँगा और तुम मुझे उस मंत्र को तुम सुनते रहोगे और मुझे बलि लेते हुए दिखाते रहोगे वीडियो कॉल पे। उन्होंने कहा ठीक है। अब वीडियो कॉल पे इधर तांत्रिक साहब दूर बैठे हुए हैं और इधर वो आरती का गला घोट कर मार रहे हैं। इसी दौरान में बीच में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ गई। अब बाबा ने वीडियो कॉल बंद किया और ऑडियो कॉल से शुरू हो गए मंत्र पढ़ना। अब मंत्र पढ़ते पढ़ते
उन्हें लगा कि ये चीज़ें अधूरी रह गई हैं और वीडियो कॉल हो नहीं रहा है, वो बलि देख नहीं रहे। तब उन्हें लगा कि ये कहीं बलि भी दे दी और फ़ायदा भी नहीं हुआ, कारगर भी नहीं हुआ, असर भी ना हो बलि का तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि चलो अब एक काम करते हैं, वीडियो कॉल तो हो नहीं रहा है, तो लाश को ही लेकर सीधे तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि देखिए हमने ये बलि ली है, बाकी के मंत्र आप लाइव लाश को देख के पढ़ दीजिए। तो अब लाश कैसे ले जाएं? तो बेटू भदौरिया की बहन मीरा और उसका जो दोस्त नीरज, ये दोनों बाइक पे बैठते हैं, बीच में आरती की लाश को बिठाते हैं और चल पड़ते हैं। अब मीरा और नीरज बाइक चला रहा है, आरती बीच में है और मीरा सबसे पीछे है। ये चलने लगते हैं और इनको अब जाना है वहाँ पे जहाँ पे बाबा रहते हैं। लेकिन जब ये एक जगह है वहाँ पे हजीरा के पास IITM कॉलेज मुरैना रोड पर है, ये वहाँ पहुँचे तो एक तो घबराहट, लाश के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, आम चीज़ तो है नहीं, तो बैलेंस जो है वो बिगड़ गया नीरज का बाइक से और बाइक गिर गई, पलट गई। बाइक पलटी तो आरती की लाश भी सड़क पे गिर गई। अब उस वक्त कई गाड़ियाँ आ रही थी और जा भी रही थी, दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि लोग देख लेंगे, लाश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। डर के मारे उन्होंने लाश सड़क किनारे ही छोड़ दी और बाइक पे दोनों भाग गए वापस, और वो लाश वहीं पड़ी रही सड़क किनारे रात भर। सुबह किसी राहगीर की नज़र पड़ी और उसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी। तो ये एक संतान की चाहत में बलि लेने की एक कोशिश की गई, लेकिन वीडियो कॉल अधूरी रह गई, इसलिए लाश को तांत्रिक के पास ले जा रहे थे, रास्ते में लाश गिर गई और अगले दिन लाश पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मोबाइल के ज़रिए सारी कहानी समझ ली और फिर इन लोगों के बयान लिए और इसके बाद इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। और इस जुर्म में अब बेटू भदौरिया, उसकी पत्नी ममता, मीरा और उसके दोस्त नीरज, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उस कल्प्रिट के पास पहुंचती है जिसने बलि का आइडिया दिया, यानी कि तांत्रिक गिरवर यादव। अब पुलिस गिरवर यादव के पास पहुंचती है, गिरवर यादव को जाकर गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। चूँकि चारों ऑलरेडी पहले ही मान चुके थे तो गिरवर यादव के पास भी कोई अब ऑप्शन था नहीं, वो भी मानता है कि हाँ उसी ने कहा था, ये आइडिया दिया था। अब पुलिस गिरवर यादव के मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है। जब मोबाइल कब्जे में लेती है तो देखती है कि गिरवर यादव के मोबाइल में 2 सिम है। एक सिम तो गिरवर यादव के ही नाम पर है, लेकिन दूसरा सिम एक नीरू नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ। तो पहला तो डाउट ये था कि बाबा ने यहाँ संतान के लिए बलि की बात कही है, तो ये बाबा का पहला केस तो होगा नहीं, हो सकता और भी लोगों को इसी तरह गुमराह किया, और भी लोगों से ऐसी बलि ली। पुलिस इस बारे में भी पूछताछ और छानबीन कर रही थी। इस दौरान मोबाइल से 2 सिम जब मिला तो पुलिस का माथा ठनका। उसने कहा एक सिम तो समझ में आता है बाबा गिरवर यादव के नाम पर है, दूसरा किसी नीरू के नाम पर है। पता किया तो नीरू तांत्रिक के आस पड़ोस में या परिवार में किसी का नाम नहीं। अब उस नंबर के जरिए पुलिस ने जो रजिस्टर्ड हुआ था उसके पता को ढूंढना शुरू किया। जब पता ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि नीरू भी उसी ग्वालियर के पास वहीं रहने वाली है। एक पुलिस की टीम वहाँ गई उस मोबाइल के रजिस्टर्ड पता पर, तो पता चला कि नीरू जो है वो तो 13 अक्टूबर से गायब है और उसका कोई आता पता नहीं। अब पुलिस फिर परेशान। दूसरी चीज़ और पता चला कि नीरू भी एक कॉलगर्ल है और वो गायब है। इधर आरती एक दूसरी कॉलगर्ल जिसका कत्ल हुआ, जिसके इल्ज़ाम में पकड़े गए। अब पुलिस को लगा कि कहीं मामला गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने फिर सख्ती से पूछताछ की तांत्रिक से और इन चारों से। जब दोबारा सख्ती से पूछताछ हुई और उन्होंने बताया कि हमने नीरू के बारे में पता कर लिया है, तो अब दूसरी बार दूसरी कहानी सुनाते हैं। कहानी ये थी कि जब ये लोग तांत्रिक से मिले और उसने कहा कि तुम्हें 18 साल से संतान नहीं हुआ तो तुम इंसान की बलि दोगे, और उस बलि का जैसे मैंने आपको बताया बाबा को ये भी था कि उसके सामने कत्ल होगा तो वो फंस ना जाए, तो उसने कहा कि बलि कहीं दूर देना, लेकिन तुम जहाँ भी दोगे मुझे वीडियो कॉल करना, मैं वीडियो कॉल पे लाइव बलि लेते हुए देखूंगा और मैं मंत्रोच्चार पढ़ता रहूँगा और उसी मंत्रोच्चार के बीच में उसकी जान लेनी है। इन लोगों ने सबसे पहले 13 अक्टूबर को नीरू नाम की एक कॉलगर्ल को हायर किया और उसे अपने साथ ले गए। साथ ले जाने के बाद अब ये हुआ कि ये लोग उसके साथ उन्होंने शराब भी पी। अब शराब वराब पीने के बाद जब नीरू को मारने का वक्त आया और इन्होंने वीडियो कॉल लगाया, वीडियो कॉल लगाने के बाद तांत्रिक ने कहा था कि कत्ले के बाद सिंदूर लगाना है, बिंदी लगानी, ये सारी चीज़ें जो भी एक बलि के लिए तांत्रिक ने अपने सारे मापदंड तय कर रखे थे वो करने हैं।
इसी दौरान में वीडियो कॉलिंग के दौरान बाबा ने तांत्रिक ने, गिरगर यादव ने देखा कि वहाँ शराब की बोतल रखी हुई है। उसने पूछा भदौरिया से, ये शराब की बोतल है, क्या शराब नीरू ने भी पी है जिसकी तुमने अभी जान ली, मतलब बलि ली? बोला हाँ। तो उसने कहा नहीं, ये बलि खंडित हो गई। शराब पीने के बाद बलि जो है वो मान्य नहीं है। और अब यहाँ देखिए, जान लेना मान्य है, लेकिन शराब पीकर उसने, तांत्रिक ने कहा कि अब ये बलि बेकार गई, क्योंकि इसको शराब नहीं पीनी चाहिए थी और तुम्हें नहीं पिलानी चाहिए थी। अब तुमने इसको शराब पिला दी तो ये इस बलि का कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम दूसरी बलि का इंतज़ाम करो। तो इस तरह से एक पहली नीरू नाम की एक कॉलगर्ल को इन्होंने हायर किया, उसकी जान ली, लेकिन शराब पीने की वजह से तांत्रिक ने उसे ठुकरा दिया बलि मानने से। लेकिन वो सब कुछ वीडियो कॉल पे तब भी था। और उसके बाद हुआ ये कि 13 अक्टूबर की बात थी, फिर उन्होंने लाश ले जाकर कहीं फेंक दी। अच्छा, इन्होंने चुना ऐसा था कि जो भी ऐसी महिला को वो लाएं उसके आगे पीछे कोई ना हो। तो नीरू का भी कोई परिवार वाला था नहीं, वो अपना यहाँ कहीं किसी गांव से यहाँ पहुंची थी और इस धंधे में थी। तो अगले 3-4 दिनों तक न नीरू की कोई खबर मिली, न लाश, न पुलिस का कोई केस, न पुलिस इन तक पहुंची। तो इन लोगों का हौसला बढ़ गया कि ये अच्छा आइडिया है, किसी कॉलगर्ल को बुलाओ, उसका कत्ल करो, कोई पूछने वाला भी नहीं है, पुलिस भी नहीं जानती। तो उनका इसलिए हौसला बढ़ा। तब उन्होंने ठीक 1 हफ्ते बाद, ये 13 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को आरती नाम की एक दूसरी महिला को बुलाया और दूसरी बार उसकी बलि ली। लेकिन इस बार नेटवर्क ने साथ नहीं दिया, वीडियो कॉलिंग अधूरी रह गई। अगर ये शायद वीडियो कॉल पूरी हो जाती तो इनका पूरा इरादा था इस लाश को भी कहीं ले जाकर ठिकाने लगा देते और ये मामला खुलता ही नहीं। लेकिन लाश इस तांत्रिक तक ले जाने से पहले सड़क पे गिर गई, बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और ये सारा पोल खुल गया। तो इस तरीके से एक औलाद की चाहत में 2 महिलाओं की जान एक तांत्रिक के कहने पर, ये सब कुछ अंधविश्वास। और इसी के बाद फिर पुलिस ने तांत्रिक को भी पकड़ लिया। तो अब ये जो चारों हैं, बेटू भदौरिया, उसकी पत्नी ममता, मीरा, उसका दोस्त नीरज परमार और गिरवर यादव, जो मेन विलन तांत्रिक, जिसने ये सुझाव दिया, जिसने आइडिया दिया कि बच्चे पैदा करने के लिए, औलाद आने के लिए, माँ बाप बनने के लिए इंसान को मारना ज़रूरी है, बलि लेनी ज़रूरी है, ये सारे गिरफ्तार हुए हैं और इस वक्त जेल में। उड़ीसा आमतौर पर बड़ा शांत राज्य है, सब कुछ वहाँ ठीक ठाक चलता रहता है। पिछले कुछ दिनों से गुस्से में है और उसकी वजह वहाँ से आई एक खबर है। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर सुर्खियों में है, क्योंकि बात एक 24 साल की फीमेल, एक 24 साल की महिला टीचर के कत्ल की है। बहुत ही अजीब व गरीब कहानी है और इस पूरी कहानी में उड़ीसा पुलिस को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जिस शख्स के ऊपर शक था कि यही मुजरिम है, तब तक ये पता नहीं था कि उस टीचर का कत्ल हो गया, तो ये कहा नहीं जा सकता था कि ये कातिल है, लेकिन मुजरिम है। पुलिस उसे उठा लेती है, थाने में रखती है और उसके बाद इतना हाई प्रोफाइल केस, उसके बावजूद वो शख्स पुलिस थाने से भाग जाता है और फिर तब पकड़ा जाता है जब लाश मिलती है। इस कहानी में बातें ये भी हो रही है कि एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई कहानी है। स्कूल या स्कूल के बाहर गर्ल्स हॉस्टल, इसमें कई मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। ख़ासतौर पर उड़ीसा के जो होम मिनिस्टर हैं दिव्य शंकर मिश्रा, इनके इस्तीफे की मांग हो रही है, इनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है उसके साथ इनकी गहरी दोस्ती है, नज़दीकी है। कई फंक्शन में स्कूल में ये गए हैं, बल्कि और भी कई मंत्री और नेता हैं जैसे स्कूल के फंक्शन में गए। उस शख्स के फंक्शन में उसके साथ स्टेज शेयर किया जो इस वक्त एक कातिल के तौर पर पुलिस के शिकंजे में है। कहानी की शुरुआत 8 अक्टूबर को होती है। 8 अक्टूबर को 24 साल की एक लड़की जिसका नाम ममिता मेहर है, उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन, जैसे स्कूल में ये टीचर थी, सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसी स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट जिसका नाम है गोविंदा साहू, उसका फ़ोन था। वो ममिता से मिलने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम है, तुम मुझसे मिलो। ममिता जो है वो बालंगीर एक जगह है उड़ीसा में, और उसी के एक तुरिकेला तहसील है, वहाँ रहती थी। और ये जो स्कूल था ये कालाहांडी ज़िले के महालिंग इलाके में है, सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पे ये पढ़ाती थी। तो 8 तारीख को उससे कहा गया कि आप हमसे मिलो, और वो जो जगह जहाँ पे बुलाया गया था वो एक जगह थी जहाँ पे चंदो तारा की जगह पर उसको कहा गया कि तुम पहुँच जाओ।
ममिता एक बस पकड़ती है अपने घर से और चंदोतारा पहुंचती है, बस से उतरती है। बस से उतरने के बाद वहाँ पे एक कार में गोविंदा साहू उसका इंतज़ार कर रहा था, वो उसके साथ कार में बैठती है, चली जाती है। इसके बाद दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात, ममिता गायब। अब घर वाले उसके मोबाइल पे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। घर वाले बड़ा परेशान, इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। जब उस दिन कहीं सुराग नहीं मिला, अगले दिन घर वालों ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनकी 24 साल की बेटी है, वो गायब है। उन्होंने बाकायदा शक जताया कि एक सनशाइन स्कूल के जो मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उसे बुलाया था क्योंकि वो घर में बता कर गई थी, और उसके बाद से वो गायब है। अब जो गोविंदा साहू एक कद्दावर आदमी, स्कूल का मैनेजिंग प्रेसिडेंट, सत्ता के गलियारे में उठना बैठना, बड़े बड़े मंत्रियों से जान पहचान, स्टेट के होम मिनिस्टर से दोस्ती, तो ऐसे लोगों पे पुलिस भी आसानी से हाथ नहीं रखती। घर वालों ने कंप्लेंट में बाकायदा नाम लिखा साहू का कि हमें शक है कि उसकी गुमशुदगी के पीछे इसी का हाथ है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ की नहीं। अब जैसे जैसे वक्त बीता तो फिर घर वालों का गुस्सा बढ़ता गया। इस दौरान बाकी लोगों को खबर मिली, एक तरह से सोशल मीडिया पे भी इस गुमशुदगी की एक टीचर की खबर अब सुर्खियों में आने लगी। आखिरकार पुलिस दबाव में आई और पुलिस ने 13 अक्टूबर को गोविंदा साहू को बुलाया पूछताछ के लिए और उसको एक तरह से हिरासत में रखा। हिरासत में रखने के बाद उससे पूछताछ करने लगा। वो बताया कि हाँ, वो मेरे से मिलने आई थी, लेकिन उसके बाद मिलकर चली गई। उसके बाद से मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ गई और क्या हुआ। पुलिस लगातार पूछती रही, लेकिन वो कुछ नहीं बताया। अब इस दौरान में अब तक 1 हफ्ता से ऊपर हो चुका था, ममिता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कहाँ चली गई, क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान में 19 अक्टूबर को महालिंग इलाके में एक आंचलिक कॉलेज है, उसके कैंपस में एक नया स्टेडियम बन रहा था। तो उस स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के लिए खुदाई का काम चल रहा था। कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक खुदाई के दौरान उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया और उस गड्ढे के अंदर उन्हें एक महिला की आधी जली हुई लाश मिली। मजदूर पैनिक हो गए। उन्होंने फ़ौरन अपने सीनियर को बताया। उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पे पहुंची। अब इस दौरान में ममिता मेहर की गुमशुदगी की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा था। तो जैसे ही उस लाश को देखा तो पहला शक यही हुआ कि ये ममिता मेहर की लाश है। पुलिस ने ममिता मेहर के माँ बाप को बुलाया। लाश के साथ कुछ चेन, पायल और पर्स बरामद हुआ जहाँ पे लाश गड्ढे में था, लेकिन लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि उसके चेहरे की शिनाख्त की जा सके। ममिता के घर वाले आते हैं और लाश से बरामद इन चीज़ों को देखकर वो कहते हैं कि उनकी बेटी की लाश है, क्योंकि ये चेन, ये पर्स, ये पायल मेहर की थी। अब ये साफ हो गया कि मेहर जो पिछले 8 अक्टूबर से गायब थी, उसका कत्ल हो चुका और उसकी लाश मिली। लाश को उठाकर फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ममिता के घर वालों के भी ब्लड सैंपल लिए गए ताकि कम से कम पुख्ता किया जा सके DNA के ज़रिए कि ममिता की ही लाश है। अब इस दौरान लाश मिलने के बाद एक और मुसीबत ये आई पुलिस के सामने कि अब सभी को गोविंदा साहू की याद आई। वैसे ही पुलिस की फजीहत हो रही थी, पुलिस कस्टडी से भाग चुका था। अब पुलिस क्या करे, उसे लगा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक का गुस्सा भी है। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी गोविंदा साहू को पकड़ने के लिए और आखिरकार लाश मिलने के कुछ घंटे के बाद ही अचानक, यहाँ से भी फिर शक होता है कि पुलिस अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकती है और नहीं ठाने तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है। तो इधर लाश मिली और प्रेशर बना पुलिस के ऊपर, और लाश मिलने के सिर्फ कुछ घंटे के अंदर, जबकि वो 2-3 दिन से गायब था, बालंगीर जिले के ही एक बूढ़ीपदर इलाका है, गाँव है, वहाँ के गन्ना के खेत में ये छुपा हुआ था। वहाँ से इसको पकड़ लेते हैं गोविंदा साहू को। इस दौरान में जब वो पुलिस कस्टडी से भागा था, वहाँ के SSP ने 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया था। अब गोविंदा साहू पुलिस की हिरासत में, लाश ऑलरेडी ममिता मेहर की मिल चुकी है। अब सवाल ये था कि यह कत्ल किसने किया है, इसमें गोविंदा का क्या रोल है। अब पुलिस उससे पूरी पूछताछ करती है। इसके बाद ओडिशा के DIG जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं पूरी कहानी। उनका कहना था कि 8 अक्टूबर को जब उसने बुलाया, उसके बाद वो पहुंची बस से। इसके बाद गोविंदा साहू पहले से कार में मौजूद था और उसने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि ममिता मेहर का कत्ल करना है। उसने कार के अंदर ही शायद उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद वो लाश को ले गया ऐसी महालिंग आंचलिक कॉलेज कैंपस में, जहाँ पे एक स्टेडियम के लिए कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा था। वहाँ ले जाकर उसने लाश को जलाई पहले, और जलाने के बाद वो 8 अक्टूबर की रात वापस लौट आया। 9 अक्टूबर को फिर ये गया, वहीं पे एक गड्ढा वड्ढा था जो पहले से इसने 6 अक्टूबर से ये ख़ास गड्ढे की भी निशानी कर ली थी।
इसका मतलब था उसने पहले से ही तय कर रखा था कि कत्ल करना, और कत्ल की प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। तो 8 अक्टूबर को कत्ल करने, लाश को जलाने के बाद ये 9 अक्टूबर को दोबारा पहुंचते हैं और उस लाश को वहीं पे एक गड्ढे में दफना देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन चूंकि फिर खुदाई हो रही थी तो गड्ढे से बाहर ये लाश निकल आती है और सारा पोल खुल जाता है। ओडिशा पुलिस का दावा है कि गोविंदा साहू ने जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है कत्ल करने की बात। अब सवाल यह, कत्ल क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी? 2007 तक गोविंदा साहू एक आम किसान के तौर पे ही था, बहुत कुछ ना उसका नाम था ना कुछ पैसे थे। लेकिन 2007 में वो एजुकेशन के फील्ड में आता है, शिक्षा के क्षेत्र में आता है, और वो एक सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलता है और इस स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट भी वही होता है। स्कूल ठीक ठाक चल रहा था। इसी स्कूल में 2010 से 2012 के बीच ममिता मेहर ने दाखिला लिया। यहाँ से उसने 12th किया। 12th करने के बाद ममिता फिर कॉलेज चली गई, उसने ग्रेजुएशन किया। 2017 में ममिता ने ग्रेजुएशन किया, फिर उसको लगा कि अब उसे एक टीचर का जॉब करना चाहिए। 17 में ही उसने वापस इस सनशाइन इंग्लिश मीडियम, जहाँ वो एक स्टूडेंट थी, वहीं टीचर के लिए अप्लाई किया और उसको टीचर की नौकरी मिल गई। गोविंदा साहू से उसके ठीक ठाक रिलेशन थे। अब वो स्कूल में टीचर बन के आ गई, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, स्कूल में रहने लगी। थोड़े दिनों के बाद उसे उसी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन भी बना दिया गया, चूँकि खुद ममिता जो है वो उसी स्कूल के हॉस्टल में भी रहती थी, क्योंकि उसका घर वहाँ से दूर था, तो वो वहीं रहने लगी। इस दौरान में फिर 2020 आ गया, देश भर में कोरोना, लॉकडाउन हो गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए। ममिता वापस अपने घर लौट गई और घर पर ही रही लगभग 1 साल तक। 8 अक्टूबर को पहली बार गोविंदा साहू का उसके पास फ़ोन आया और उसने उसको मिलने के लिए बुलाया। साल भर के बाद वो पहली बार अपने स्कूल के इस मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जा रही थी। घर वालों को उसने बताया था और वो फिर गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अब रीज़न क्या था? ममिता को कत्ल क्यों करना चाहता था गोविंदा साहू? 2 दिन पहले से उसने प्लानिंग कर रखी थी। तो इसकी वजह अभी जो उड़ीसा पुलिस है वो कई चीज़ें हैं, लेकिन उसने कहा कि अभी हम छानबीन और जांच कर रहे हैं, लेकिन 2-3 वजहें सामने आ रही हैं। पहली, स्कूल की कुछ महिलाओं का यौन शोषण करता था गोविंदा साहू, और ये बात ममिता मेहर को मालूम थी और ममिता मेहर ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वो इसका खुलासा कर देगी। दूसरी खबर ये आ रही है कि उसी स्कूल की एक महिला के साथ गोविंदा साहू के रिश्ते थे और इसको लेकर भी उसने आपत्ति जताई, ऑब्जेक्शन किया, जिसको लेकर गोविंदा साहू उससे नाराज़ था। तीसरी खबर ये आ रही है कि एक सेक्स रैकेट का हिस्सा है और उस सेक्स रैकेट के बारे में शायद ममिता मेहर को बहुत कुछ मालूम था और उसने गोविंदा साहू से कहा था कि वो इसका खुलासा करेगी और उसकी सच को उजागर कर देगी, और गोविंदा साहू इससे डर गया और उसे लगा कि ये कहीं मुंह ना खोल दे और वो फंस जाएगा। चूँकि बीच में स्कूल बंद रहा लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जब स्कूल दोबारा से हालात ठीक होने लगे, स्कूल खुलने की बारी आ गई, तो कहते हैं कि शायद दोबारा ममिता ने उससे कहा था कि वो उसके सारे सच को उजागर कर देगी, और इसी के बाद उसने उसको हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला किया। अब इस स्कूल के कई फंक्शन हुए और उस फंक्शन में जो बातें उठकर आ रही हैं वो ये है कि तमाम बड़े ताकतवर लोग, नेताओं, मंत्रियों, इनके साथ इसके रिश्ते थे गोविंदा साहू के। तो क्या इन नेताओं को किसी तरह से वो खुश करने की कोशिश करता था? पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसमें न सिर्फ होम मिनिस्टर, जो उसका ख़ास दोस्त, जो मैं आपको बताया, दिव्य शंकर मिश्रा, इसके अलावा वहाँ के दूसरे मंत्री भी स्कूल के कई कार्यक्रम में हिस्से लिए। इसमें कानून मंत्री प्रताप जेना, पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पणिग्रही और कई और पॉलिटिशियन हैं। तो अक्सर स्कूल के फंक्शन में ये लोग आया जाया करते थे। अब इसकी नज़दीकी को देखकर और जो इशू है कि क्या ये सेक्स रैकेट का हिस्सा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको लेकर वहाँ के लोगों का गुस्सा है और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो होम मिनिस्टर को इस मामले में इस्तीफ़ा देकर उनको कुर्सी से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस रैकेट में वो भी शामिल है। जिस तरीके से पुलिस लॉकअप से गोविंदा भागा, उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि चूँकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही सारे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस वाले आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिली भगत है। तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो आवाज़ उठ रही है, जो सबसे ज़्यादा लोग गुस्से में हैं, वो उड़ीसा के इस होम मिनिस्टर को लेकर है, दिव्य शंकर मिश्रा को लेकर है, और कहना है कि न सिर्फ इसको हटाना चाहिए बल्कि इसको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए।